आज का मेरा जो क्लास नंबर है, क्लास नंबर 14, ठीक है, 43, क्लास नंबर 43 है आज मेरा टोटल अभी तक का। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 3 का। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें तीन चीज है यूनिट 3 में। हम देखेंगे, पहले वर्क को देखेंगे, फिर पावर को देखेंगे और फिर एनर्जी को देखेंगे। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हम एनर्जी से शुरू करेंगे। तो हम पहला देते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आखिर होता क्या है? ठीक है, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी आता है बॉडी में उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब है कि ठीक है, अब एक आदमी यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे कि दो आदमी है यहाँ पे। एक क्या कर रहा है, एक रन है और एक स्लीपिंग पोजीशन में है। ठीक है, और दूसरा सोया हुआ है। अब दोनों में एक बॉडी एज्यूम करता हो कि एक ये भी एक बॉडी है। ठीक है, एक ये भी बॉडी है और ये भी बॉडी है, दोनों एक बॉडी है। इसका नाम मैं ए दे देता हूँ और इस बॉडी का नाम मैं बी दे देता हूँ। ठीक है, तो दोनों बॉडी में एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा? दोनों सेम बॉडी है, एक ही इंसान है, राम है, वो दौड़ रहा है तब बस दोनों का पोजीशन, दोनों का सिचुएशन अलग अलग है। एक सिचुएशन है जब वो स्लीपिंग सिचुएशन में है, दूसरा वो रनिंग सिचुएशन में है। तो दोनों के पास दोनों बॉडी है, दो बॉडी एक ही है बट थोड़ा दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एक रनिंग कंडीशन में, एक स्लीपिंग। अब दोनों की एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि बी बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यह रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये फैन जब स्विच ऑफ होता है तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम फैन में को स्विच देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो मूव करने लगता है। अब जब मूव करने लगता है तो जब ड्यू टू मोशन एक एनर्जी आता है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होता है ऑब्जेक्ट में उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब हम उस ऑब्जेक्ट पे एनर्जी है इस चीज को कैसे समझेंगे? तो सपोज कीजिए कि अगर आप फैन स्टॉप है, रुका हुआ है, आप उसको कपड़े से उसको साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, चाहे उसको ब्लेड को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। कोई एनर्जी होगा तो वर्क करेगा। ठीक है, एनर्जी होगा तो वो वर्क करेगा। और नेक्स्ट कंडीशन ये रहा कि अब फैन में इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड किया, वो मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक रोटेशनल मोशन। अब है तो मूविंग करता है ना, तो रोटेशनल मोशन है वो। तो फैन जब मूव कर रहा है तब क्या आप उसके ब्लेड को टच कर सकते हैं? क्या उसको कपड़े से सफाई कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप टच करने जाएंगे तो आपके हाथ कट सकता है, आपके हाथों को चोट पहुंचा सकता है। दैट मीन्स उसके पास पहले तो एनर्जी नहीं था, अब एनर्जी आया। तो वो एनर्जी आया कहाँ से? मोशन करने की वजह से आया। तो वो जो मोशन करने की वजह से जो एनर्जी आ गया उसको हम कहेंगे, नाम है उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें स्लाइड में देखिए, ए डांसिंग रनिंग मैन इज सेड टू बी मोर एनर्जेटिक कंपेयर टू स्लीपिंग मैन। ठीक है, दैट मीन्स इन फिजिक्स में हम लोग क्या कहेंगे? वी कैन से A moving particle have more energy than an identical particle at rest. मूविंग पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगा कंपेयर टू पार्टिकल रेस्ट के कंपेयर में मूविंग पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा काइनेटिक एनर्जी का। ये काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट ऑब्जेक्ट पोसेस ड्यू टू देयर मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका जो रिलेशन होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस फिगर में यहाँ पे राइट साइड में आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे दो कंडीशन दिखाया गया है, एक ये और दूसरा एक ये। ठीक है, अब जो बॉल को यहाँ पे हाथ से उठाया गया था, दैट मीन इसके पास कौन सा एनर्जी है? इसके पास भी एक एनर्जी है भी। अगर अगर मैं इस बॉल जो है वो ऊपर उठाया गया है, बॉल तो पकड़ के उठाया गया, इसको कहीं पे होगा ये
इसको उठाया गया है इस बॉल को, तो इसके पास एक एनर्जी है और वो एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एक बॉल जब यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है तो उसके पास हम कहेंगे कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन जब बॉल को जमीन से इतना ऊपर में रखा है, चाहे वो किसी ने पकड़ के रखा है या वो किसी के ऊपर रखा है, तो हम कह सकते हैं उसके पास एक एनर्जी है ड्यू टू इस पोजिशन के कारण। तो ये हो गया, यहाँ पे जैसे ही वो ऊपर लेके गया एक पोटेंशियल एनर्जी उस पर आ गया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास है, यहाँ से उन्होंने इसको फ्री छोड़ दिया, नीचे की ओर छोड़ दिया, ठीक है। अब जो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, वो अब वही पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा और वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो क्या देखे आप कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आता कहाँ से है? ड्यू टू इट्स पोजीशन, जो हमने कहा कि पोजीशन के कारण जो एनर्जी आता है ऑब्जेक्ट में, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कोई बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहाँ से होता है या आता कहाँ से है? कोई बोल सकते हैं इसके बारे में कुछ? सर पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही रहता है? हाँ सर, किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही रहता है। ठीक है, मैंने माना कि आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। जस्ट एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, कोई भी टाइप का बॉल हो, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और एक बॉल यहाँ पे है, ठीक है। ये सरफेस पे है, ऑन सरफेस। ये सरफेस के ऊपर है और ये ऑन द सरफेस है, ये सरफेस से कुछ ऊपर में है, यानी एक्स डिस्टेंस पे है, सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे है। अब बताइए क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या कोई वर्क कर सकता है इस बॉल? अगर एनर्जी होगा तो वर्क करेगा। क्या इस ऑब्जेक्ट के पास अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी है? एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये बी है, दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट दो डिफरेंट प्लेस पे रखा हुआ है। एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ये एक सरफेस लिया है मैंने, ये माना कि ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्रीन लाइन मेरा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। और ये जो ग्राउंड सर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से एक्स डिस्टेंस ऊपर अबव द ग्राउंड पे है, ठीक है। चलिए इसको पकड़ के यहाँ तक लेके उठा के लेके आया है, इसको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे था, यहाँ से उठा के एक्स डिस्टेंस पे लाके इसको किसी चीज से पकड़ा हुआ है, या कोई चीज, या फिर कोई हाथ से पकड़ के रखा है इसको, एक आदमी है जो हाथ से इसको पकड़ के रखा है। दोनों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? ऑब्जेक्ट ए के पास या ऑब्जेक्ट बी के पास? बी के पास है। बी के पास है। चलिए बी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने मान लिया, बट वो पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से? कोई बता सकते हैं ये कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आया कहाँ से? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए अबव द ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर में है, ठीक है, ये इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, बट ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से उस चीज को समझिए। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का श्योर कोई मास होगा? मैंने कंसीडर किया इसका मास m है, m मास के ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर उठाने में एक फोर्स लगाना पड़ा होगा, F फोर्स अप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे ये फोर्स क्या किया, एक डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ F इंटू एस, और इसी को हम कहते हैं वर्क। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। अब जो हमने वर्क किया, यानी ये ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर तक लेके गया, ठीक है, यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। किसमें? बॉडी बी में। किस फॉर्म में स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो एनर्जी कहाँ से आया? हमने जो वर्क किया दैट मीन्स फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट मीन्स हम कह सकते हैं वर्क किया मैंने, वो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ड्यू टू मैंने वर्क किया जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी आया उस पर। अब यहाँ पे मैं ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे है ये ऑब्जेक्ट,
हम इसके रिस्पेक्ट में हम इसको कह सकते हैं इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इस ऑब्जेक्ट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर कैसे होता है। यही चीज था इस फिगर को आप देखिए, इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यही चीज था कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये बॉल को ये जो है इस पर्सन ने यहाँ से बॉल को पकड़ा हुआ है, दैट मीन्स ऊपर जमीन यहाँ से इसको ऊपर उठाया है, दैट मीन्स फोर्स लगाया, इतना ऊपर उठाने के लिए कुछ तो उसको फोर्स अप्लाई करना होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हम कहेंगे उसके में वर्क किया, और वही वर्क इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जब इन्होंने इस बॉल को यहाँ से थ्रो करके छोड़ दिया तो वो बॉल क्या हुआ, एकदम सीधा ग्राउंड की ओर आ गया, और एक मोशन के साथ यहाँ से जब यहाँ तक आया, इस बॉडी में एक मोशन हुआ। ठीक है, और ये मोशन जब हुआ तब क्या हुआ, ये जो पोटेंशियल एनर्जी था, यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैं पीई में लिखता हूँ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के पास आया था वही इस ऑब्जेक्ट यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप फॉर्म में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो था वही पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट का जो था काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। इसको हम लोग फैन के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। फैन के पास एनर्जी नहीं होता है, जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो भी एक होता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जब वो फोर्स जाता है वहां पे तो क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, और ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो फैन रोटेट करना शुरू हो जाता है, और वो जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाया, और वहां पे एक मूवमेंट आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमने अभी सर्कुलर मोशन में देखा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर यानी फोर्स भी हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दैट मीन्स वहां भी हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है, बट ये रोटेशनल मोशन में वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अब वो जो फोर्स आया वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, फैन को रोटेट करना, फैन को मोशन में ला रहा है, दैट मीन वो वहां भी फोर्स किसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वर्क डन किया तो ये वर्क जाके स्टोर हुआ, कहीं पे मैंने फोर्स लगाया तो वो फोर्स जाके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो आएगा आपका, वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी से ही आएगा काइनेटिक एनर्जी में। कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को के मोशन के बारे में बात कीजिए आप। ठीक है, आप बाइक को देख लीजिए, बाइक जब रखा हुआ है तो आप भी खड़े हैं तो आपके पास कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर बाइक मोशन में है, अगर आप उसके सामने आ जाते हैं तो वो आपको टक्कर मार देगा। तो हम क्या कहेंगे, बाइक जब मोशन में था तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी था, और वह काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको ठोकर मारा तो आपको चोट लगा। अब बाइक का स्पीड जितना ज्यादा रहेगा उसके पास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा, वह उतना ही जोर से आपको ठोकर मारेगा। तो हम क्या कहेंगे, उसके पास जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा वह उतना ही जोर से आपको ठोकर मारेगा, या फिर उतना ही जोर से आपको चोट पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो कि वर्क के चैप्टर को, वर्क पावर एनर्जी को समझने के लिए हमको बेसिक इस चीज का जरूरत पड़ता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डेफिनेशन है इसका, द काइनेटिक एनर्जी के ई, द काइनेटिक एनर्जी के इन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी इट इज पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। ये वह एनर्जी है जो इसके मोशन के कारण होता है, इसी को हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं वर्क के ऊपर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमने वर्क किया, दैट मीन्स फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमने उसको वर्क नाम दिया। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जगह पे कि फोर्स तो लगाया बट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, बहुत बहुत डिफरेंट केसेस होगा वर्क डन का, हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे चलिए आइए अब हम देखते हैं वर्क को। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स का वर्क करते हैं, जैसे होमवर्क बनाना, खाना बनाना भी एक वर्क है, पढ़ाई करना भी एक वर्क है, खेलना भी एक वर्क है, वो जो किसान खेत में काम करता है वो भी एक है वर्क है।
तो वर्क जो होता है इन हम लोग फिजिक्स में हम लोग वर्क उसी को कहेंगे जिसमें फोर्स अप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट हो, हम उसी को वर्क कहेंगे। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क इज डिफाइंड एज व्हेन वी अप्लाई ये फोर्स, जब हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें श्योर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ही हम कहेंगे वर्क हुआ। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आप घर के जो आपका जो घर है, आपका जो बिल्डिंग है उसके वॉल पे आप धकेलिए, उस वॉल को आपको लेके जाना है, थोड़ा सा उसको खिसका देना है, तो आप फोर्स लगाएंगे, अपने आपके अंदर जितना सारा ताकत है सारा लगा देंगे, लेकिन आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। आपने फोर्स तो अप्लाई किया, श्योर आपने फोर्स लगाया, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कोई वर्क नहीं किया आपने। सुबह से शाम तक अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स लगाया ही लगाया, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट आप कर ही नहीं पाए, दैट मीन्स हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ। सेम केस आता है, हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ के साथ। अगर आप सुबह से शाम तक किसी चीज को पढ़ रहे हैं और आपने आपने कुछ नहीं सीख पाया, दैट मीन्स आपके एजुकेशन या आपके पढ़ाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आप फोर्स तो कर रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप सीख नहीं रहे, दैट मीन्स आपका पढ़ाई में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जब भी पढ़िए हमेशा उसको डिस्प्लेस कीजिए, दैट मीन्स जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, दैट मीन्स आपने टॉपिक कवर कर लिया, आपने उसे सीख लिया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपने वर्क किया, आपने पढ़ाई किया। ठीक है, हम उसको कभी नहीं बोल सकते हैं कि दिन भर आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं सीखे आप, हम उसको पढ़ाई करना नहीं बोलेंगे, बस टाइम पास हो गया आपका। ठीक है, तो वर्क को आप कैसे समझ सकते हैं कि हमेशा यही याद रखना है कि जब हम एक फोर्स लगाते हैं और वो उस फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम वर्क कहेंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन देख लीजिए। सर अगर डिस्प्लेस्ड नहीं होगा तो भी तो हम फोर्स लगा रहे हैं ना उस पर, मतलब वर्क हो रहा हाँ, है ना। नहीं कैसे टेंस वर्क टू, होगा? यस वो टेंस टू कोशिश तो कर रहा है ना वो होने की, लेकिन मैंने तो मतलब फोर्स तो लगा रहा है ना उसमें। नहीं, वो कोई फोर्स हैवी आप लगा बॉडी रहे है, यस सर कोई हैवी बॉडी है, वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा उसमें, मेरा एनर्जी तो उसमें ट्रांसफर हुआ, तो वो भी तो हैं। नहीं वर्क हो नहीं गया ना। नहीं नहीं, आपका एनर्जी ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपका एनर्जी गया कहाँ? क्या आपने उसको कोई डिस्प्लेस? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में वर्क उसी को हम कह सकते हैं जिसपे डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे, नाम है उसका जीरो वर्क डन, कोई काम नहीं किया आपने। सपोज कीजिए आपकी कैपेसिटी है 10 किलो का एक वेट, 50 किलो चाहे एक 90 केजी का वेट उठाने का, आपको अगर 500 केजी उठाने के लिए दे दिया जाए, क्या आप उस पे फोर्स लगा के क्या आप उसको उठा सकते हैं? आप उठा नहीं सकते हैं, नहीं उठा पाएंगे आप उसको यस उठा नहीं पाएंगे। दैट मीन्स हम कहेंगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट। हम कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे वर्ग के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा हूँ, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स हम कहेंगे कि आपने कोई वर्क डन नहीं किया है। सपोज कीजिए, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि 500 केजी का एक पत्थर है, आपको इसको डिस्प्लेस करना है यहाँ से वहां तक, आपको करना है, आपके पास 4 घंटा टाइम है। आपने कोशिश किया, पता नहीं कैसे भी कोशिश किया, आप नहीं कर पाए। 4 घंटे के बाद आके मैं देख रहा हूँ पत्थर आपका स्टोन वहीं का वहीं है, मैं क्या समझूंगा? आपने कोई काम किया है? कोई काम आपने नहीं किया है। तो वर्क को हम लोग तभी डिफाइन कर सकते हैं जब एक डिस्प्लेसमेंट आए, फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट आए, तो ही हम कहेंगे वर्क डन हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। द वर्क डन बाय a force acting on a body is defined as the product of the magnitude of the force and the magnitude of the displacement of the body in the direction of the force। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और उस फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो भी हम कहेंगे वह वर्क हुआ है। जैसे फर्स्ट फिगर को देखिए, यहाँ पे दो फिगर है, दो फर्स्ट फिगर को देखिए, यहाँ पे फोर्स इसको उठाने में लगा है, ये जो इंसान है, पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में फोर्स लगा है। ठीक है, और इसको लेके जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है,
तो अब फोर्स है ये, और ये है, ये डायरेक्शन है हमारा एस का, यानी डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यानी अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई डिस्प्लेसमेंट आए तो हम कहते हैं वर्क हो रहा है। ठीक है, वर्क हो रहा है। अगला है, आप इस चीज को देखिए, दूसरा सेकेंड फिगर को, इन्होंने फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, और ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, और यहाँ पे ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, यानी फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम कहेंगे ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज, अब जब आगे हम लोग जाएंगे तो हम इसको अलग कैटेगराइज में रखेंगे, और इसको अलग कैटेगराइज में रखेंगे कि ये दो टाइप का वर्क है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन, और इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, तो वो क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, हम लोग आगे चले डिस्कस करते हैं। तो बस अभी अभी बस इतना जानिए कि फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट हो, हम लोग उसको कहेंगे वर्क डन, वर्क हो रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे वर्क डन नहीं हो। ओके सर। अगला देखिए, यहाँ पे वर्क को आप समझ सकते हैं। यह जो है, यह पर्सन है, इन्होंने यह जो एक ब्लॉक है इसको रस्सी से खींच रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो फोर्स है, फोर्स का भी डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है। तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव मल्टीप्लाई बाय द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यानी दैट मीन्स कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को ही हम लोग फोर्स कहेंगे। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीपल को ही हम लोग वर्क कहेंगे। अच्छा, अगर आप देखें, जब ये ब्लॉक को अगर डिस्प्लेस करना है, तो सपोज कीजिए कि ये जो है, यह 5 न्यूटन के फोर्स से, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वर्ड टर्म का यूज किया है। हाँ बोलिए। ये 5 न्यूटन के फोर्स से ये इसको खींच रहा है, खींच रही है, तो दैट मीन्स ये ऑल टाइम 5 न्यूटन फोर्स है, दैट इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लिखा है मैंने। कनेक्ट जब भी वर्क होगा, दैट मीन्स वहां पे अगर उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए अगर मुझे 5 न्यूटन का फोर्स है, दैट मीन्स 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद ही वह डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, देखो अगर 5 न्यूटन की जगह 6 न्यूटन कर दिया तो वहां पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डिस्प्लेस करना है, डिस्प्लेसमेंट लाना है, तो वहां पे मैं एक्सेलरेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे जब भी वर्क का बात होगी। या अभी हम कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल फोर्स आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले कांस्टेंट चीज को समझिए। ठीक है, तो पूरे यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक लाया गया, तो वहां तक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ आने तक के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये कह सकते हैं कि वो 100 मीटर का जो अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं ये 5 न्यूटन इंटू 100, तो हम लोग कह सकते हैं ये 500 जो है यूनिट वर्क हुआ, 500 यूनिट वर्क हुआ। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसका यूनिट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसका यूनिट के बारे में पढ़े नहीं है। जब इसका यूनिट जान जाएंगे तो हम बोलेंगे 500 जूल वर्क हुआ, या जो भी होगा उसका यूनिट, उसके बारे में बात करेंगे। आगे इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, इस फिगर के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सेम अपर जो हमने फिगर देखा, ये जो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं इसका दो कंपोनेंट होगा। ये अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल अगर थीटा बनाता है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, हम लोग जानते हैं, एक होगा आर, या फिर ये फोर्स का है तो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो जो इसके साथ बनेगा उसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा। ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, चलिए एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर की ओर है तो इसको हम नाम देंगे एफ साइन थीटा। हम लोग ये चीज, ये बेसिक चीजें तो हम लोग जानते हैं। ये है हमारा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा।
ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का जो वेट फोर्स होगा यह mg नीचे की ओर होगा, तो ये एफ साइन थीटा जो है इस mg को बैलेंस करेगा और ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बारे में बात नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स कर रहा है, एफ कॉस थीटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या फिर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है। एज फिगर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। जब एफ फोर्स अप्लाई होता है तो एस डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी में, द वर्क डन बाय द गिवन फोर्स। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है, हम यहाँ पे एफ फोर्स के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि एफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। एफ फोर्स का दो कंपाउंड है, एक कंपाउंडिंग कंपोनेंट, एक है एफ साइन थीटा जो mg को बैलेंस करता है, और एफ कॉस थीटा के कारण ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे एफ कॉस थीटा फोर्स क्या करते हैं, एफ कॉस थीटा फोर्स के कारण ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा फोर्स इज ए कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम कह सकते हैं उसको कि एफ कॉस थीटा फोर्स के कारण ही डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एफ फोर्स जो मैंने अप्लाई किया था और उसके बीच ये कॉस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा है जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बीच का एंगल है हमारा कॉस थीटा। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्क डन इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह पे हम क्या लिखना होगा मुझे, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो ये हम लोग जानते हैं एफ एफ कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एफ वेक्टर एफ डॉट एस। तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट फोर्स, एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ये चीज आया, ये रिलेशन हमने देखा कि ये एफ है कॉस थीटा होता है। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, एनीबॉडी? 0 डिग्री पे। यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो हम क्या कहेंगे कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। अच्छा, थीटा का वैल्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, जब फोर्स और जो होगा डिस्प्लेसमेंट उसके बीच का जो एंगल होगा वो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का एंगल होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये हुआ डिस्प्लेसमेंट एस का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई हो एफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यहाँ तब हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो हम वहां पे कहेंगे कि वर्क डन जो होगा वह मैक्सिमम होगा। अब चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक ऐसे एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे 2-3 फोर्स अप्लाई करता हूँ मैं। फोर्स है, मुझे ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में लेके जाना है, टारगेट है ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करना। फर्स्ट फोर्स लगाया मैंने इसको इस डायरेक्शन में, ऐसे अप्लाई किया, दूसरा मैंने ऐसे अप्लाई किया और तीसरा मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। यानी 1 2 3 केसेस, 3 टाइप्स का फोर्स मैंने एक ही पे अप्लाई किया और सबका मोटो एक ही है, इस डायरेक्शन में मोशन करना। तो अब बताइए कि सबसे ज्यादा ये जो हम लोग फॉर्मूला हमने देखा एफ एस कॉस थीटा, तो इसके इस रिलेशन के अनुसार दैट अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वैल्यू जितना छोटा होगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 कंडीशन के साथ एस के डिस्प्लेसमेंट और नंबर 1 कंडीशन के साथ जो एंगल होगा सबसे छोटा होगा, तो दैट मीन्स हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेकेंड कंडीशन में ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और नंबर 3 कंडीशन में जो ये एंगल है थीटा इक्वल टू हो जा रहा है मेरा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
और हम लोग cos 90 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 0। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि जब कोई फोर्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट काम करता है तो हम कहेंगे वर्क डन नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग उसके कहेंगे 0 वर्क डन हो रहा है। ठीक है, 3 कंडीशन को हमने देखा। पहला, जब एंगल 0 डिग्री हो तो मुझे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। दूसरा, जब एंगल बढ़ जाएगा तो वर्क डन मेरा कम होते जाएगा। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखा कि जब वर्क जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन के फॉर्मूला के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि वर्क डन 0 हो रहा है। ठीक है, चलिए इस सब का एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। ठीक है, तो ये आया। अगला है, दस वर्क डन इज नथिंग बट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस डिस्प्ले, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, हेंस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये वर्क क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अगला है डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। तो सबसे पहले ये आप लोगों के सामने मैंने रखा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सरल भी है, आसान भी है, इजीली से आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हमने फोर्स का डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सीख के रखा है, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग जानते हैं। तो एम एल टी टू टी टू पावर -2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, सॉरी वर्क। किसी को इसमें डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? डायमेंशन फॉर्मूला सबको क्लियर है? आइए अब ऐसा यूनिट ऑफ हम फोर्स वर्क के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसको पार्ट पार्ट करके छोटा छोटा भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हम लोग जानते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो फिर हमने देखा कि ये जो रिलेशन आया, ये जो फॉर्मूला आया, ये होता है एसआई यूनिट। ठीक है, अब इसी को कहते हैं, ये जो आया हमारे पास ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं जूल। जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, दैट मीन्स 1 जूल इक्वल टू वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल when 1 Newton force displaces the body through 1 meter in its one direction। ठीक है, अब जूल क्या होता है इस चीज को समझिए। वर्क का ऐसा यूनिट अगर हम लोग कहेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे, ये होता है जूल। इसको अब जे से ही मिलेगा हमें जगह, तो इसको इंडिकेट करते हैं जे से। ठीक है, इसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल जे से। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। सीजीएस सिस्टम में ये अर्ग होता है। ठीक है, ERG। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में जूल होता है। जूल को हमने डिफाइन किया है कि जूल को आखिर 1 जूल कहेंगे किसको, अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर कोई ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि मैंने 1 जूल काम किया। ठीक है, यानी 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर अगर कोई ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम कहेंगे कि हमने 1 न्यूटन वर्क किया, या फिर 1 जूल वर्क हुआ, या फिर वर्क डन बाय द फोर्स इज 1 जूल। क्लियर है? ये कोई है जिनको अभी ये जूल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बोलिए। कोई है जिनको अभी तक ये जूल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो बोलिए। चलिए अगला देखिए। अब ये इसमें स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस आएगा। पहला होगा पॉजिटिव वर्क डन, दैट मीन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा तो हम लोग कहेंगे कि वह जो है वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, चलिए देखिए, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं।
चलिए, एक सरफेस है, इस पे एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम जो कि ए है, इस यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। थीटा लेस देन 90 डिग्री, हमको हमेशा या क्या रखना है कि थीटा को लेस 90 से कम में रखना है। चलिए, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा मेरा, फोर्स जो सॉरी मोशन का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा याद रखना है मुझे। इस डायरेक्शन में ये हमेशा मुझे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमारा दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में करना है। तो आप फोर्स किधर से लगाना पसंद करेंगे, तो सब कोई फोर्स यहाँ से लगाएगा, यहाँ से भी लगाएगा तो इसके मोशन को सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से भी लगाएगा फिर भी सपोर्ट मिलेगा, कोई फोर्स ऐसे लगाएगा टेढ़ा करके फिर भी सपोर्ट मिलेगा, या फिर ऐसे भी लगाएगा तो भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इधर से यहाँ ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है, ये वाला भी आपका फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है, ये वाला भी फोर्स का डायरेक्शन भी हो सकता है, और ये वाला भी फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है। तो इस हर एक केस में आपको आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वह हमेशा 90 से कम होगा, ठीक है, 90 से कम होगा। अगर 90 से ज्यादा होगा तो फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स का जो होगा वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा हमने कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हम इसको फोर्स इसके इसी लाइन में यानी एफ इसको बढ़ा के इसी सेम डायरेक्शन में रख सकते हैं, इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, इधर से ऐसे खींच सकते हैं, इसको यहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन मुझे ऑलवेज रखना होगा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। हम उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री हम नहीं कर सकते, हमेशा उसको रखना होगा मुझे लेस देन 90 डिग्री। तो मुझे ऑलवेज पॉजिटिव वर्क डन देगा। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब हो गया है कि ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में मोशन था उसके मोशन को सपोर्ट करना, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अब ये जितने सारे जो फोर्सेस है इसके जो डायरेक्शन को क्या करेगा, मोशन के डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा ऑलवेज। हर एक जितना भी हो कंपोनेंट, देखिए अलग अलग टाइप का अलग अलग जगह पे फोर्स लगाते हैं, तो इसके मोशन के जो डायरेक्शन को सपोर्ट करेगा दैट मीन इसके वेलोसिटी को बढ़ा देगा, यानी इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, यानी डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा करेगा, ज्यादा स्पीडली ज्यादा रिपेयरली इसके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। यानी तब हम क्या कहेंगे, यह पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। याद रखिए, अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो वह पॉजिटिव वर्क डन होगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन मुझे मिलेगा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो। अगला कंडीशन है नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे इस कंडीशन को आप अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये, अब यहाँ पे एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल जी। तो ये जो आप ये स्मॉल जी जो है, आप जब ये ऊपर की ओर उठा रहा है दैट मीन्स फोर्स का जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एस का डायरेक्शन भी हमारा ये ऊपर की ओर है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। यानी एक फोर्स जो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे। सपोज कीजिए एक सरफेस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एस इधर है और फोर्स अप्लाई इधर होगा, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को कम कर देगा। डिस्प्लेसमेंट कम हुआ मैंने वर्क को कम कर रहा है, वर्क को कम अगर हो, जो इन फिजिक्स की भाषा में जो कम हो उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। तो वैसा फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट को कम कर दे उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को छोटा कर दे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करता है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर की ओर उठाते हैं, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा
टू अपवर्ड की ओर होता है, ऊपर की ओर होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड्स की ओर काम करता है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो यानी वो डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को ऑलवेज डिक्रीज करना चाहेगा कौन फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो डिक्रीज करना चाहेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस कंडीशन में, ये जो आप लोग के पास कंडीशन है, इस कंडीशन में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, ठीक है। अगला है स्पेशल केसेस 3। तीसरा नंबर में क्या है, आपके सामने देखिए 4 फिगर है, 4 फिगर है। पहला है कुली अपने सर पे वेट को उठाए हुए, ठीक है, और चल रहा है। दूसरा कंडीशन है एक आदमी एक वाल को धकेल रहा है। तीसरा कंडीशन है कि एक इंसान, एक सीपीयू है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के आगे की ओर लेके जा रहा है। और फोर्थ है एक ऑब्जेक्ट है जो वह सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जो हमने इससे पहले देखा था, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। यहाँ पे ये जो फोर्स अप्लाइड हुआ उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, तो विभिन्न डिफरेंट कंडीशन में वर्क हो रहा है, और वर्क जो होगा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में देखेंगे। अब इस फर्स्ट वाले कंडीशन को देखिए, इस कंडीशन को देखिए आप, इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, उस कूली ने ऑब्जेक्ट को अपने सर पे तो उठाया हुआ है, कूली ने सामान को अब सर पे उठाया हुआ है, उसको उठाने में फोर्स भी लगा है। लेकिन अब हम देखिए, अगर ये फोर्स उठाने में लगा है, दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन ये रहा, डिस्प्लेसमेंट वो आगे जाएगा, इधर जाएगा, चाहे इधर जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो या फिर इधर भी हो, ठीक है, ये ऑलवेज कितना डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हम लोग जानते हैं cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0। अब बताइए एफ एस कॉस थीटा कॉस 0 हो गया, दैट मीन्स क्या होगा, W इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0, यानी कोई वर्क नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। हम क्या कहेंगे कि कुली कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा होता है, वो तो सामान लेके हमारे पास आता है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम इसको कहेंगे, एक अलग नाम देके रखे हैं, जीरो वर्क डन, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देके रखे हैं, जीरो वर्क डन। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये कहता है कि यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जितना भी आएगा कंडीशन, सारे को हम रखेंगे जीरो वर्क डन के केसेस में। अगला फिगर पे आप चले आइए। अगला फिगर में क्या देख रहे हैं आप, एक इंसान है और एक वाल को धकेल रहा है, वाल को पुश कर रहा है, ठीक है, वाल को मूव डिस्प्लेसिंग करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस वाल को डिस्प्लेस्ड होने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना फोर्स यह इंसान अप्लाई नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस थीटा 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अगर एफ है कॉस थीटा में, एफ एस कॉस थीटा में अगर बीच वाला एस अगर ये 0 हो गया तो फिर भी क्या होगा, टोटल यहाँ पे हम कह सकते हैं वो W इक्वल टू 0, दैट मीन्स वहां पे वर्क डन इक्वल टू 0 हो गया। इस फिगर को देखिए, अगर सेम कंडीशन है, ये कूली वाला और ये फिगर दोनों सेम है। तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी ये जाता है, जो हमने इससे पहले भी देखा, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स इज ए कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही रोटेशनल मोशन संभव है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होगा, तो आप देखिए जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था ऑलवेज क्या था, टेंजेंट टू द कर्व सरफेस, टेंजेंट टू द कर्व सरफेस। यानी इस पे अगर हम एक क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो यह हमेशा इसके क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और ये जो
था ये, इसी को हम लोग वो जानते थे सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अच्छा, ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री, दैट मीन्स cos 90 इक्वल टू 0, इसलिए कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स को हम लोग जानते हैं जीरो वर्क डन फोर्स, दैट मीन्स सेंट्रीपेटल फोर्स पूरे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार रहता है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो वर्क डन, नॉन ऑफ दिस, तो ऑलवेज यहाँ पे करना है जीरो। तो जीरो हुआ क्योंकि अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है। तो ये एकदम बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा, ये काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और एक चीज ये, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वर्क डन, ये सब सारा क्वेश्चनिंग भी किया जाता है। तो पॉजिटिव वर्क डन को कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल between applied force and displacement is less than 90 degree, then we can say work done is positive work done। अगर greater than 90 डिग्री हुआ, that means हम वहाँ पे क्या कहेंगे, वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन, और अगर इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो वहाँ पे हम कहेंगे जीरो वर्क डन। ठीक है, तो चलिए इतना सारा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं जानना चाहूंगा कि कोई किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो बोलिए, मैं उसको रिपीट करूंगा। ये आज सिर्फ बहुत ज्यादा सिर्फ फंडामेंटल बेसिक चीज है, इसके बाद हम लोग वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो यूनिट है जो हमने देखा जूल, और ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम लोग निकालना सीखेंगे। उसके बाद इसका जो क्या कहते हैं वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे होगा, उन सब सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो सब उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने डिस्कस किया इसमें से कहीं किसी को डाउट है तो बोलिए। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। पहला था हमारा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था, फिर वर्क पे मैंने डिस्कस किया, फिर वर्क डन पे, फिर इस रिलेशन पे डिस्कस किया, फिर इसका डायमेंशन पे, फिर यूनिट पे, फिर जूल को डिफाइन किया, फिर इसका 3 केसेस, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो अभी तक क्लियर है ये सब सारा टॉपिक? यस सर, क्लियर है सर। थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा बताते सर, थोड़ा। बिल्कुल, हमने बात की स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स हम क्या कहेंगे कि दो इंसान के बीच में कंपेयर किए थे हम लोग। एक इंसान है, ये राम है, ये भी राम है, ये स्लीपिंग कंडीशन में है, यानी ए है और ये बी है। चाहे दो बॉडी लेते हैं, चाहे दो सिस्टम लेते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेके हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक, ये दो चीज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, एक ये सो रहा है, दूसरा दौड़ रहा है, यानी यह बॉडी रेस्ट में है, यह बॉडी मोशन में है। ठीक है, यह बॉडी मोशन में है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आके खड़े हो जाइए, या फिर आप इधर से पैदल इधर से जा रहे हैं, आप इससे जाके टकरा गए तो थोड़ी सी चोट लगी, या फिर आप गिर गए, या फिर आपके पैर में लगा, आप उठ गए। लेकिन अगर ये इधर से दौड़ रहा है, इस डायरेक्शन से आप आ रहे हैं, और अगर आप पैदल आ रहे हैं, तो आप जब टकराएंगे तो आपको काफी जोर से चोट लगेगा। ये समझ में आया? अगर ये इसका मास दोनों का सेम है, दोनों का वेट अगर सेम है, तो ये सोचने वाली बात है कि यह ज्यादा जोर से हमें क्यों धक्का मारा है, क्योंकि यह मोशन में था, और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो एक उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ड्यू टू मोशन एक एनर्जी बॉडी में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखिए, ये स्टार्टिंग में ये डांसिंग, ये रनिंग, इट्स सेड टू बी मोर एनर्जेटिक कंपेयर टू द स्लीपिंग मैन। एक डांस करता हुआ आदमी, एक दौड़ता हुआ आदमी के पास वह ज्यादा एनर्जेटिक है कंपेयर टू सोया हुआ आदमी। इन फिजिक्स वी कैन से मूविंग पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी देन एन आइडेंटिकल पार्टिकल एट रेस्ट। इन फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर रेस्ट के कंपेयर में अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। तो एनर्जी ज्यादा कौन सा एनर्जी होता है? वो काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है,
फिर हमें काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन जो होता है हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर, उसके बारे में देखा था कि जहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने वहाँ पे बताया था कि दो ऑब्जेक्ट है, एक का वेलोसिटी है, माने माना कि इसका वेलोसिटी जो है वो काफी कम है, ये 15 है, या फिर 11 है, और ये है 20। तो श्योर है कि 20 के साथ हम टकराएंगे तो ज्यादा जोर से हमें फील होगा कि बहुत जोर से टकराएं। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा हमारा वेलोसिटी के ऊपर, कि जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहता है, तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी चेंजेस होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। ठीक है, एक दूसरा सर एग्जाम्पल। मास भी तो अगर ज्यादा होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ओम प्रकाश जी, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप पहले पैदल चल रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप अब दौड़ रहे हैं, दोनों टाइम में क्या आपका मास में कोई चेंजेस आएगा? नहीं क्योंकि सर, मास में आपको चेंजेस तो नहीं। मास में चेंजेस तो नहीं आएगा, आपका चेंज नहीं किस सर। में आया, आपका वेलोसिटी में चेंज आया। अगर मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट सिस्टम के बारे में बात करूं, तो वहां पे अलग अलग मास हो सकता है, लेकिन मैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो उस ऑब्जेक्ट का मास कभी नहीं बदलेगा। अगर मैं आप खुद को रखूं या आप ही रहिए, या फिर कोई बॉल को ले लीजिए, अब उसको एक बार स्लो फेंकिए, एक बार जोर से फेंकिए, बॉल का मास तो वही है, बस मैंने उसको वेलोसिटी अलग अलग दिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, हमारा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही था काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।